जय हिंद। इसी वीडियो में हमने बात की थी हिंदी भाषा के विषय में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, और इसके बाद हमने बात की हिंदी के भाषा के रूप में विविध अर्थ कितने हैं। और इसके नेक्स्ट हमने चर्चा की इस बात पर कि भारतीय आर्य भाषाएं क्या थी। भारतीय आर्य भाषाओं में हमने 3 भागों में डिवाइडेड किया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो थी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में डिवाइड किया, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत या संस्कृत जिसे कहते हैं उसका जो टाइम ड्यूरेशन था 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में तो हमने 3 भागों में डिवाइड किया। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में हमने डिवाइड किया पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। जो पाली का टाइम ड्यूरेशन था, यानी पाली हमारी कब से कब तक हमें प्राप्त होती है, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मिलती है। और प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लेकर के हमें 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक नहीं, ईस्वी तक। और अपभ्रंश हमें 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक मिलती है। उसके बाद जो तीसरा भाग था वो था आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा 1000 से लेकर अब तक या अगतन तक चलती है। इतनी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। इसके आगे बात करते हैं जहां से प्रश्न बनता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में डिवाइड किया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम ड्यूरेशन मैं बता चुकी थी आपको, एक बार मैं फिर लिख देती हूँ। 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत का जो टाइम था 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि हमें वैदिक संस्कृत में या लौकिक संस्कृत में कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ मिलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो वैदिक संस्कृत की आती है। वैदिक संस्कृत में हमें 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। सबसे पहले हमें मिलती है संहिता, जिन्हें हम सामान्य भाषा में कहते हैं वेद। दूसरे हमें मिलते हैं ब्राह्मण, और तीसरे हमें मिलते हैं उपनिषद। अब अगर वेद की बात की जाए तो वेद हमारे 4 हैं। सबसे पहले आता है हमारा सबसे प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद,
इसके बाद हमारा आता है शॉर्ट में लिखते हैं यजुर्वेद। फिर हमारा आता है सामवेद और उसके बाद आता है अथर्ववेद। संहिता जिन्हें हम वेद कहते हैं वो हमारे कितने होते हैं, तीन, सॉरी चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे महत्वपूर्ण हमारा ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन है। यजुर्वेद उसके बाद वाला है। यानी अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में क्या है या ऋग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऋग्वेद जो है वो ऋग प्लस वेद से बना है। यानी ऋग्वेद हमारा किससे बना है, ऋग के धनुर्वेद। तो ऋग का अर्थ ही जो होता है, तो ऋग का अर्थ ही होता है श्रुति, सुनना या स्तुति करना। तो जहां पर स्तुति की गई ऋग्वेद में ईश्वर की, उसे क्या 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 कहा गया, ऋग्वेद कहा गया। ऋग्वेदों की संख्या कितनी है, चार, सॉरी वेदों की संख्या हमारी कितनी है, चार। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे ब्राह्मण कितने हैं, तो ब्राह्मणों की संख्या 108 मानी जाती है। और उपनिषद की संख्या 12 मानी जाती है। महत्वपूर्ण उपनिषद है 12। इसके साथ ही आप लोग नोट करना चाहें इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लौकिक संस्कृत के बारे में बात करते हैं। लौकिक संस्कृत में जहाँ सबसे पहले जो ग्रंथ मिलता है, या सबसे पहले जहाँ लौकिक संस्कृत की बात की गई, वो जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था अष्टा यानी किससे मिलकर बना, अष्टधन अध्याय, यानी जिसमें आठ आठ अध्याय थे। और इसको जो लिखने वाले थे या इसके जो लेखक थे, पाणिनि। हालांकि लौकिक संस्कृत में इसके अलावा भी हमें अन्य ग्रंथ मिलते हैं, यानी जो श्रीमद् भागवत गीता है आपकी, या अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब हमें किस में मिलते हैं, लौकिक संस्कृत में मिलते हैं और वेदांग में मिलते हैं। यानी प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषाएं थी, उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमें संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद मिलते हैं। संहिता को ही वेद कहते हैं। वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण हमारे कितने हैं, 108। और उपनिषद, महत्वपूर्ण जो उपनिषद है वो कितने हैं, 12। इसके बाद लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत में हमें बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन जो जहाँ सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है वो है अष्टाध्यायी। इसके आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करना चाहे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा, कालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तीन भागों। सबसे पहले पाली, से प्रथम प्राकृत, प्राकृत, दूसरे नंबर पर प्राकृत, से द्वितीय प्राकृत,
से तृतीय प्राकृत। अगर इसके टाइम की हम बात करें कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो जो प्रथम प्राकृत या जो पाली है वो हमें 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मिलती। जो द्वितीय प्राकृत है या जिसे हम प्राकृत कहते हैं, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मिलती। और अपभ्रंश हमें 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक प्राप्त होती है। इसी बात की हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे कि मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में हमें 3 भाग मिलते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। अब बात करें कि अब हमें इनमें साहित्यिक कहाँ कहाँ मिलते हैं, साहित्यिक कौन से, तो पाली भाषा में हमें त्रिपिटक मिलते हैं। त्रिपिटक जो कि बौद्ध साहित्य में आते हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुक्त पिटक। इसके अलावा हमें जातक कथाएं मिलती, जातक कथाएं जहाँ भगवान बौद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम एक शब्द में कहें तो सरल शब्दों में इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, बौद्ध साहित्य है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है इसमें प्राप्त होता है पाली में। उसी बात करते हैं कि हम प्राकृत में हमें क्या मिलता है, तो प्राकृत जो शब्द था वो सबसे पहले हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि प्राकृत शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, भरत मुनि। भरत मुनि का ग्रंथ था नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में प्राकृत के 7 रूपों का किया है, 7 रूप, या हम कह सकते हैं 7 भागों का वर्णन किया है। और अगर हम ये बात करें कि हमें द्वितीय प्राकृत में या प्राकृत भाषा में साहित्य क्या मिलता है, तो द्वितीय भाषा में हमें जो साहित्य प्राप्त होता है जैन साहित्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें अपभ्रंश कहाँ मिलता है, या अपभ्रंश का उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है। तो अपभ्रंश जो शब्द है वो भी हमें सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही प्रयुक्त मिलता है। अपभ्रंश शब्द प्राप्त होता है के नाट्य शास्त्र में, लिख सकते हैं शास्त्र। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद में, और वहां पर उन्होंने शब्द का, भरत मुनि ने जो प्रयोग किया था वो विशिष्ट अर्थों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यानी शुक्ल जी के अनुसार, अपभ्रंश शब्द जो हमें सबसे पहले प्राप्त होता है, या अपभ्रंश नाम जो हमें सबसे पहले मिलता है, पल्लवी के राजा, हाँ बिल्कुल, पल्लवी के राजा थारसेन।
इसके अलावा अगर हम साहित्य की बात करें कि अपभ्रंश में हमें क्या है, तो महत्वपूर्ण रासो साहित्य हमें अपभ्रंश में ही मिलता है। रासो साहित्य कर लीजिए। शिलालेख, आप नोट कर लीजिए और ऑनलाइन में जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीन। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में हमने भाषा को कितने भागों में बांटा, 3 भागों। प्रथम प्राकृत या पाली, द्वितीय प्राकृत या प्राकृत, तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश। समय, पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और द्वितीय प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली भाषा में हमें त्रिपिटक या जातक कथाएं को साहित्य प्राप्त होता है, यानी एक शब्द में अगर हम कहें तो हमें बौद्ध साहित्य प्राप्त होता है। द्वितीय प्राकृत में का जो शब्द है, कई बार पूछ लेता है कि द्वितीय प्राकृत शब्द हमें कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो 7 रूपों में, यानी इसमें भी 7 महत्वपूर्ण थे और 7 गौड़ भाग थे। चाहे तो यहाँ नोट कर सकते हैं, यानी जो 7 भागों में डिवाइड किया था उसमें से 7 भाग महत्वपूर्ण और 7 भाग गौड़ थे। और अगर साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य प्राप्त होता है। शुक्ल जी ने बल्लभी के राजा धारसेन का जो द्वितीय शिलालेख था, शुक्ल जी ने कहा था कि अपभ्रंश जो जहां सबसे पहले मिलती है, अपभ्रंश के जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो बल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख से प्राप्त होते। और अगर साहित्य की बात करें तो रासो साहित्य में अपभ्रंश भाषा में ही मिलता है। नोट कर लिया आपने? हो गया? चलिए, अब तक हमने जो पढ़ लिया, अब इसके आगे हम बात करते हैं भाषा के। देख, कुछ कुछ विद्वानों ने कहा है कि भाषा के रूप हैं और कुछ कहते हैं कि भाषा के भेद हैं। भाषा के भेद या भाषा के अनेक रूप, यानी भाषा किस किस तरीके से, यानी किन किन प्रकारों में हमें मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजभाषा की, यानी भाषा हमें राजभाषा के रूप में भी मिलती है, राष्ट्रभाषा के रूप में भी मिलती है, एक अन्य भेद मातृभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, इसके अलावा हम लक्ष्य भाषा की भी बात करते हैं। नंबर एक, श्रोत भाषा, आधार भाषा, एक रूप में हम आधेय भाषा के रूप में भी पढ़ते हैं। क्षेत्रीय भाषा भी होता है,
और अगले भेद की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक भाषा भी होती है, प्रादेशिक। इसके जितने भी भेद या रूप हैं वो निश्चित नहीं है। लिखिए फटाफट से। और एक महत्वपूर्ण भेद भी आप लिख सकते हो, मानक भाषा, मानक भाषा। लिख लिया। अब एक बार इसको समझ लेते हैं होता क्या है। देखो, जो राजभाषा है वो किसी भी देश के संविधान में वर्णित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। राष्ट्रभाषा किसी भी देश में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा या विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। मातृभाषा किसी भी बालक के बचपन में उसकी माँ के द्वारा या उसके परिवारीजन लोगों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा। संपर्क भाषा दो भिन्न भाषाभाषी व्यक्तियों या दो भिन्न भाषाभाषी राज्यों के मध्य में संपर्क के लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, संपर्क भाषा। अगर कोई अनुवादक किसी भाषा में अनुवाद कर रहा है, कोई ट्रांसलेटर अगर किसी रचना का ट्रांसलेट कर रहा है, तो जिस भाषा में वो ट्रांसलेट करेगा वो उसकी लक्ष्य भाषा होगी, और जिस भाषा से ट्रांसलेट करेगा वो स्रोत भाषा होगी। ऐसी बात समझ में आ रही। अभी डीपली लिखा तो जैसे स्रोत भाषा के लिए हम समझ लीजिए, जैसे भरत मुनि एक ग्रंथ ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ग्रंथ लिया कालिदास का, कोई ग्रंथ कालिदास ने जैसे मान लीजिए एक रचना लिखी ऋतु संहार, हाँ मेघदूत भी लिखी, मेघदूत लिखी, ऋतु संहार भी लिखी, उन्होंने संस्कृत में लिखी। अब अगर उनकी संस्कृत की रचनाओं को कोई हिंदी में अनुवाद करता है या मान लीजिए ब्रजभाषा में करता है, खड़ी बोली हिंदी की बोलियों में करता है, तो जो व्यक्ति अनुवाद कर रहा होगा वो उसकी कौन सी भाषा होगी, जिस भाषा में करेगा। मान लीजिए उसने हिंदी में किया, मान लेते हैं ब्रजभाषा में किया, तो ब्रजभाषा उसकी लक्ष्य भाषा है और संस्कृत उसकी स्रोत भाषा है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। जब भी कोई भाषा बनती है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि हमारी हिंदी किससे आई है, संस्कृत से आई है, और संस्कृत भी अलग अलग भाषाओं में डिवाइडेड होती है। आगे हम पढ़ेंगे जैसे वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली थी, जो पीछे हमने आर्य भाषाएं पढ़ी, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी क्या पढ़ रहे हैं, आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा से पहली स्टेज क्या थी, मध्यकालीन भाषा। मध्यकालीन में कौन सा था, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश हिंदी की आधार भाषा है, और अपभ्रंश से हिंदी उत्पन्न हुई तो उसके लिए क्या हो जाएगी, आधेय भाषा हो जाएगी। क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र में बोली जाने वाली, जैसे हम कह सकते हैं हमारी फिरोजाबाद आगरा मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती तो हमारी क्षेत्र भाषा है। मान लीजिए पूरे यूपी में, पूरे प्रदेश में हिंदी ज्यादा बोली जाती तो वो हमारी प्रादेशिक भाषा है। और मानक भाषा होती है जिसे व्याकरणिक रूप से शुद्ध माना जाता है। अब हम इसको एक एक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजभाषा की। हेडिंग डाल लीजिए, राजभाषा। राजभाषा क्या है, आप लिखो, किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश के संविधान में वर्णित, किसी भी देश के संविधान में वर्णित सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा उस देश की, उस देश की राजभाषा कहलाती है, उस देश की राजभाषा कहलाती है। किसी भी देश के संविधान में वर्णित सरकारी कामकाज की भाषा उस देश की क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। लाइन चेंज करके लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 ए। अब 343 फर्स्ट भी हो सकता है, 343 ए भी आ सकता है, 343 का भी हो सकता है, 343 आ भी हो सकता है। चारों का अर्थ एक ही, चाहे एग्जामिनर कुछ भी दे दे, ठीक है। 343 ए में 14 सितंबर
1949 यानी 14 सितंबर 1949 को देश की राजभाषा, कौन सी भाषा, राजभाषा हिंदी, भाषा कौन सी होगी, हिंदी, और उस भाषा की लिपि कौन सी थी, देवनागरी। तो लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 ए में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को देश की अर्थात भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया या देवनागरी को स्वीकृत किया गया। कर लिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि आपकी राजभाषा या हमारे देश की राजभाषा क्या है, तो राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी। कितनी सी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा की। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, देखिए, किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा, बहुसंख्यक लोगों द्वारा और विस्तृत भूभाग पर, और विस्तृत भाग पर बोली जाने वाली भाषा, विस्तृत भाग पर बोली जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है, उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। लिख लिया, लाइन चेंज करके लिखो। भारत की लगभग 70% जनसंख्या, कितने प्रतिशत, 70% जनसंख्या। देखो इस 70% में क्या है, लगभग में बात हो रही है, एग्जैक्ट नहीं है। लगभग 30% आबादी तो ऐसी है जो पूरी तरीके से हिंदी पर निर्भर है, और 40% आबादी ऐसी है जो सिर्फ कम्युनिकेट कर पा रही है। जैसे अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे, साउथ की तरफ चले जाएं, तो उनको नहीं पता होता कि उनको शुद्ध हिंदी के व्याकरण का प्रयोग कैसे करना है। जैसे मान लीजिए वो वहां को अगर कोई पुरुष भी कह रहा होगा, तो पुरुष भी यही कहेगा कि मैं मार्केट जाती हूँ, जबकि वो मेल है तो उसको बोलना चाहिए मैं मार्केट जाता हूँ। लेकिन वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो अपनी बात को कन्वे कर पा रहे हैं, सामने वाले को समझा पा रहे हैं। तो इस तरह से लगभग कितनी आबादी हिंदी बोलती है हमारे यहाँ पर, 70% आबादी। इतनी सी बात समझ में आ रही है। और 10 राज्यों में, कितने राज्यों में, 10 राज्यों में राजभाषा ही क्या है, हिंदी है। तो आगे लिखो, भारत की लगभग 70% आबादी और 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी होने के कारण, राजभाषा हिंदी होने के कारण हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। किंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किंतु भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत, 8वीं अनुसूची में स्वीकृत सभी भाषाएं, और कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं वर्तमान में स्वीकृत हैं। सभी भाषाएं देश की राष्ट्रभाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत सभी भाषाएं क्या कहलाती हैं,
देश की राष्ट्रभाषाएं कहलाती हैं। यानी अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, दोनों है या कोई नहीं है, तो केवल राजभाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि जो राष्ट्रभाषा के मानक होते हैं किसी भी देश में राष्ट्रभाषा घोषित करने के, यानी हम एक शब्द में ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि ऐसी भाषा जो पूरे देश को राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर जोड़ती हो, वही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। तो हिंदी भी 70% लोगों को जोड़ रही है लगभग, यानी वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ रही है, तो होनी क्या चाहिए, हिंदी, लेकिन है नहीं। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए अगले भेद के रूप में लिखो, मानक भाषा। मानक भाषा, मानक भाषा के लिखिए, व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध भाषा, शुद्ध भाषा क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। इसे इसे अर्थात मानक भाषा को आदर्श भाषा, या परिनिष्ठित भाषा भी, परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। यानी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि आदर्श भाषा क्या है, तो कंफ्यूज मत हो ना, जो मानक भाषा है वही आदर्श भाषा है। लाइन चेंज करके लिखिए, भारत में मानक भाषा के रूप में, भारत में मानक भाषा के रूप में, या जैसे आप कहते हो समसामयिक या विशिष्ट अर्थ, मानक भाषा के रूप में खड़ी बोली को, खड़ी बोली को चुना गया है। और खड़ी बोली का ही दूसरा नाम क्या है, कौरवी। भारत में मानक भाषा के रूप में किसे चुना गया है, खड़ी बोली को, इसका दूसरा नाम क्या है, कौरवी। और अगर बात कर लें कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है, यानी ये मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो इसका मुख्य केंद्र है आपका, सबसे पहले आता है मेरठ और दिल्ली, इलाहाबाद नहीं, दिल्ली। देखो ऐसे समझो, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। कौरवी किसकी भाषा रही होगी, कौरवों की। कौरव कहाँ थे, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर वर्तमान में कहाँ है, मेरठ में। और भाई कौरव और पांडव थे तो एक ही परिवार के, तो पांडव कहाँ थे, दिल्ली में, यानी इंद्रप्रस्थ में। पहले का इंद्रप्रस्थ और आज का दिल्ली। बात समझ में आ रही है, अब याद रहेगा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी मानक भाषा के रूप में किसे चुना गया, खड़ी बोली को। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। कौरवी का मुख्य केंद्र क्या है, मेरठ और दिल्ली। चल अगले रूप की बात करते हैं, तो अगले रूप में हम ले लेते हैं संपर्क भाषा। संपर्क, तो लिखो, तो भिन्न भाषा भाषी, तो भिन्न भाषा भाषी व्यक्ति या राज्यों, व्यक्ति या राज्यों के मध्य, दो भिन्न भाषा भाषी व्यक्ति या राज्यों के मध्य संपर्क के लिए, संपर्क के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, संपर्क के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है, संपर्क भाषा कहलाती है। लाइन चेंज करके लो, भारत में संपर्क भाषा के रूप में, भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी को चुना गया है, हिंदी और अंग्रेजी को चुना गया है। लिख लिया,
देखो अगर ऑप्शन में पूछ ले कि भारत की संपर्क भाषा क्या है, ऑप्शन में दोनों हो, हिंदी अंग्रेजी, और ऑप्शन थर्ड है दोनों, तो दोनों रहेगा ऑप्शन में। लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में, तो हम सबसे पहले वरीयता किसको देंगे? हिंदी को। कितनी सी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्रोत भाषा। देखो सामान्यतः प्रचलन में तो स्रोत ऐसे लिखा जाता है, हाँ या ना? लेकिन अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो स्रोत ऐसे होता है, शुद्ध। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसी को लिखना, यानी वर्तनी में पूछा जाए शुद्ध कौन सा है तो यही है। तो हेडिंग डाल लो स्रोत भाषा, और स्रोत भाषा में लिखो अनुवादक, अनुवादक जिस भाषा से, अनुवादक जिस भाषा से अनुवाद करता है, अनुवादक जिस भाषा से अनुवाद करता है वह उसकी स्रोत भाषा दी है, वह उसकी स्रोत भाषा दी है। नेक्स्ट यहीं पर हेडिंग डालो, फिर एक साथ समझेंगे लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा, इसमें लिखो अनुवादक जिस भाषा में, जिस भाषा में अनुवाद करता है, जिस भाषा में अनुवाद करता है वह उसकी, वह उसकी लक्ष्य भाषा ही है। वह उसकी कौन सी भाषा है? लक्ष्य भाषा। देखो उदाहरण के लिए हम दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे अभी हमने एक साहित्यकार का नाम लिया, एक राइटर का नाम लिया, कौन? कालिदास। कालिदास ने एक रचना लिखी है जिस रचना का नाम क्या था? ऋतुसंहार। हालांकि बहुत सारी रचना लिखी, कालिदास की दो रचनाओं का बहुत ज्यादा अनुवाद हुआ है, एक ऋतुसंहार का, दूसरा मेघदूत का। तो हम ऋतुसंहार से बात कर लेते हैं। कालिदास ने ये रचना कौन सी भाषा में लिखी? संस्कृत। भारतेंदु मंडल में एक लेखक हुए, एक साहित्यकार हुए जिनका नाम था ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतुसंहार का क्या किया? अनुवाद किया। और किस नाम से किया? ऋतुसंहार नाम से ही। लेकिन भाषा कौन सी रखी? ब्रज। गवा। पहले कौन से साहित्यकार हुए? कालिदास। कालिदास ने कौन सी रचना लिखी? ऋतुसंहार। कौन सी भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में। आधुनिक काल में भारतीय युग में एक साहित्यकार हुए ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतुसंहार का क्या किया? अनुवाद किया। क्या किया? अनुवाद किया। और अनुवाद किस भाषा में किया? ब्रज भाषा में। तो ठाकुर जगमोहन सिंह के लिए लक्ष्य भाषा क्या हुई? संस्कृत। भाई संस्कृत की भाषा ही तो थी पहले, और उनके लिए सॉरी लक्ष्य भाषा हुई ब्रज भाषा और स्रोत भाषा हुई संस्कृत। यानी ठाकुर जगमोहन के लिए संस्कृत क्या है? स्रोत भाषा। और ब्रज भाषा क्या है? लक्ष्य भाषा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? देखो आज जितने हमने बात की, महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आते हैं उनको हमने डीपली पढ़ लिया, बाकी रूपों को पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरी तरीके से।
कल की क्लास के बाद हमने जो चीजें कंटिन्यू की वहां कहाँ से की, भारतीय आर्य भाषाओं से। और भारतीय आर्य भाषाओं में हमने सबसे पहले देखी प्राचीन आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाओं का टाइम ड्यूरेशन कितना था? जो वैदिक संस्कृत थी वो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत में जो महत्वपूर्ण साहित्य में मिलता है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो 3 भागों में मिलता है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता को ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। और वेद हमारे कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा जो ग्रंथ मिलता है वो क्या मिलता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कितने हैं? 108। उपनिषद कितने हैं? महत्वपूर्ण उपनिषद 12। इतनी सी बात समझ में आ रही? इसके बाद लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता है या हमारी अखंड रामायण है, जो भी हम संस्कृत के ग्रंथ पढ़ते हैं वो हमारे लौकिक संस्कृत है, लोक की संस्कृत है। लेकिन सबसे पहले हमें कहाँ मिलती है? तो सबसे पहले अष्टाध्यायी में मिलती है। और अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया संस्कृत का पहला व्याकरण, और हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व का पहला व्यवस्थित वैज्ञानिक अगर किसी भाषा का व्याकरण है तो वो कौन सा है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी को कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्यों कहते हैं? तो अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी इसलिए कहते हैं कि उसमें 8 अध्याय, 8 अध्यायों में वो वर्णित है, इसीलिए उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इतनी सी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमने क्या बात की कि भाई मध्यकालीन आर्य भाषा, क्योंकि हमने भाषाओं को 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मध्यकालीन में 3 थे, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जो पाली है उसी को क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृत। प्राकृत को क्या कहते हैं? द्वितीय प्राकृत। और अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत या पाली में हमें बौद्ध साहित्य मिलता है, यानी जो त्रिपिटक है, 3 पिटक जो बौद्ध साहित्य में मिले, अभिधम्म पिटक, सुप्त पिटक और विनय पिटक, इसके अलावा जातक कथाएं। और अगर एक शब्द में गए तो जो बौद्ध साहित्य वो हमें किस भाषा में मिलता है? पाली भाषा में मिलता है। प्राकृत भाषा में मिलता तो हमें कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य। लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्राकृत शब्द हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो प्राकृत जो शब्द है वो भरत मुनि ने अपना एक ग्रंथ था, महत्वपूर्ण ग्रंथ नाट्य शास्त्र था, उसमें 14 रूपों का वर्णन किया, यानी 7 तो उन्होंने महत्वपूर्ण भाग बताए और 7 गौड़ भाग थे। प्राइमरी भाग थे 7 और 7 सेकेंडरी थे। इसके बाद अपभ्रंश की बात करते हैं। तो अपभ्रंश में जो रासो साहित्य आपने पढ़ा होगा, जैसे पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, ये सब सारे आपने भी रासो ग्रंथ पढ़ा, वो महत्वपूर्ण हमें किस भाषा में मिलेगा? अपभ्रंश में। अपभ्रंश, लेकिन जो शब्द था वो सबसे पहले नाट्य शास्त्र में ही मिलता है। और आधुनिक परिदृश्य में देखें तो शुक्ल जी ने कहा कि बल्लभी के राजा थे धारसेन, उनका जो द्वितीय शिलालेख था वहां हमें सबसे पहले अपभ्रंश भाषा मिलती है। इतनी सी बात समझ में? शब्द कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का। एक चीज और याद रखना, नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा जाता है, ये भी कई बार पूछ लेता है, वो पूछ लेगा कि पंचम वेद कौन सा है। तो 4 के नाम तो आपको मालूम है, लेकिन पंचम वेद कौन सा है? नाट्यशास्त्र, जिसको स्वयं भरत मुनि ने कहा था कि 5वां वेद है। तो शब्द तो मिल जाता है पंचम वेद में, लेकिन सबसे पहले भाषा कहाँ मिलती है? तो बल्लभी के राजा धारसेन थे और उनका कौन सा शिलालेख था? सेकंड, द्वितीय शिलालेख में। और साहित्य की अगर बात करें तो हमें कहाँ मिलता है? रासो साहित्य। इसके बाद हमने बात की भाषा के विविध रूप, क्योंकि आधुनिक साहित्य में तो हमारी हिंदी है, हिंदी को तो हम साहित्य में डीपली पढ़ेंगे। हिंदी हम कहाँ पढ़ेंगे? जैसे हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावाद उत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, वहां सब हमें क्या मिलेंगी? आधुनिक आर्य भाषाएं मिलेंगी। अब हमने बात की, कुछ लोग कहते हैं भाषा के भेद और कुछ कहते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के अनेक रूप होते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है, यानी इनका कोई भी निश्चित संख्या नहीं है। महत्वपूर्ण जो होते हैं वो हमने 10-12 के नाम यहाँ पढ़ लिए। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, आधार भाषा, आधेय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और प्रादेशिक भाषा बाद में पढ़ी हमने, मानक भाषा। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है? राजभाषा से। तो राजभाषा क्या होती है? किसी भी देश के संविधान में वर्णित सरकारी कामकाज की भाषा ही क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। हमारे भारत की कौन सी है राजभाषा? क्या है? हिंदी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। कब राजभाषा घोषित की गई? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के कौन से भाग में है? 17 में। अनुच्छेद कौन सा है? 343। इतनी सी बात अगर एग्जामिनर पूछेगा आप बता देंगे, हाँ या ना। नेक्स्ट हमने जो बात करी वो हमने बात की राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी भी देश को अगर हम कहें तो ज्यादा से ज्यादा तो लोग बोले उस देश के, और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, भौगोलिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर तो ज्यादा बोली जाए। अगर इस मानक की बात करते हैं तो हिंदी अपने आप में
दोनों मानकों को पूरा करती है, क्योंकि हिंदी लगभग 70% आबादी के कम्युनिकेशन का कारण है। 30% लोग तो ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, जो हिंदी में बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सारे काम हिंदी में चल रहे हैं। लगभग 40% लोग ऐसे, जैसे अगर आप साउथ इंडिया की तरफ या अन्य राज्यों में चले जाएंगे तो वहां पर लोग हिंदी बोलते हैं, भले ही वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध ना बोल रहे हैं। जैसे किसी महिला ने भी कहा मैं जा रहा, किसी पुरुष ने कहा मैं बाजार जाती हूँ, मैं खाती हूँ, तो अब पुरुष है, मेल है, तो वो क्या कहेगा, खाता हूँ। व्याकरण भले ही शुद्ध ना हो लेकिन कम्युनिकेट तो कर ही पा रहे हैं। और 10 राज्यों की राजभाषा भी क्या है, हिंदी। तो कायदे में तो कौन सी भाषा होनी चाहिए, हिंदी। लेकिन राजनीतिक और कुछ सामाजिक कारणों के कारण भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं, जितनी कितनी 22 भाषाएं हैं, वही क्या है, हमारे देश की राष्ट्रभाषाएं हैं। इसके बाद हमने बात की मानक भाषा की। मानक भाषा क्या है, तो मानक भाषा वो होती है जिसे सरकार काम के लिए प्रयुक्त कर लेती है, जो हमने विशिष्ट अर्थों में पढ़ी थी। तो मानक भाषा के रूप में हमारे देश में खड़ी बोली को चुना गया है, और होती क्या, जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी, और इसका मुख्य केंद्र क्या है, मेरठ और दिल्ली। इसके बाद में हमने बात की कि संपर्क भाषा क्या होती है। तो संपर्क भाषा होती है दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे आपने एक मूवी आई थी ना, सिंग इज ब्लिंग करके, तो उसका जो नायक था वो दूसरी भाषा जानता था, नायिका दूसरी भाषा जानती थी, उन दोनों के मध्य में एक कम्युनिकेट करने का काम कर रही थी। वैसे वो नायिका कम खलनायिका का काम ज्यादा कर रही थी, यानी अर्थ का अनर्थ कर रही थी। तो वही भाषा क्या होती है, संपर्क भाषा। अब हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, 22 तो संविधान में स्वीकृत है, तो उनको संपर्क के लिए सरकार ने किसे चुना, हिंदी और अंग्रेजी को। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन में हो अलग अलग, तो सबसे पहले आप वरीयता किसको देंगे, हिंदी को। इतनी सी बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमने बात की जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। तो अगर कोई ट्रांसलेटर है, कोई अनुवादक है, वो किसी भी रचना का या किसी भी चीज का, किसी भी पत्र का, जैसे मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, मान लो आप लेखपाल बन गए या यूपी पुलिस में गए, और कोई केस अन्य भाषा की सीमा पर हुआ, तो आपको वहां के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, या कोई पत्र आपको दूसरी सीमा से मिलता है जो दूसरी भाषा में, उसको ट्रांसलेट करने के लिए तो एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। तो जो ट्रांसलेटर, जो अनुवादक जिस भाषा से अनुवाद करेगा, वो कौन सी भाषा होगी, स्रोत भाषा। भाई स्रोत क्या होता है, रिसोर्स, और लक्ष्य क्या है, टारगेट, और जिस भाषा में अनुवाद करेगा वो क्या होगा, लक्ष्य भाषा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसका नाम लिया, हमने लिया ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कौन सी रचना का अनुवाद किया, ऋतसंहार का। ऋतसंहार कौन सी भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में। ठाकुर जगमोहन सिंह ने उसे किसमें ट्रांसलेट कर दिया, ब्रज भाषा में। तो उनके लिए, यानी ठाकुर जगमोहन सिंह के लिए स्रोत भाषा क्या हो गई, संस्कृत, और लक्ष्य भाषा क्या हुई, ब्रज भाषा। इसके अलावा जो भाषा के अन्य रूप थे, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, एक है जिसे हम समझ लेते हैं। मातृभाषा कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में, क्षेत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे अगर हम अपने ही क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन जो उर्दू परिवार है, यानी सॉरी मुस्लिम परिवार है, उनके यहाँ जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है, उर्दू। तो उनके बच्चों के लिए मातृभाषा उर्दू हो जाएगी। यानी कोई भी बच्चे के बचपन में उसके माता पिता और परिवार के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो क्या होती है, मातृभाषा होती है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा किसी भी क्षेत्र में बोली जाती हो, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रज बेल्ट है, ब्रज क्षेत्र, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में कौन सी है, ब्रज भाषा है। तो हमारे लिए क्षेत्रीय भाषा क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। हमारे प्रदेश में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। हिंदी के अनेक रूप होते हैं, तो हमारे लिए प्रादेशिक भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी। यानी किसी भी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, प्रादेशिक भाषा। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है, क्षेत्रीय भाषा। मानक भाषा मैंने आपको बता दिया, संपर्क बता दिया। अब आपके जो बच्चे आधार भाषा और आधेय भाषा, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखो आधार भाषा तो वो होती है जिस भाषा से दूसरी भाषा का जन्म होता है, और जिस भाषा का जन्म होता है वो आधेय भाषा होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैक में जाके ऐसे समझते हैं। देखो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और कल की क्लास में क्या देखा था, हिंदी किस में आएगी, आधुनिक आर्य भाषाओं में आएगी। आधुनिक हिंदी हमारी डेवलप किससे हुई है, अपभ्रंश के बाद की तो स्टेज है। अगर यहां से भी देखें तो प्राकृत के बाद की स्टेज क्या है, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के लिए आधार भाषा क्या होगी, प्राकृत। बात समझ में आ रही है। और प्राकृत के लिए आधेय भाषा कौन सी होगी, अपभ्रंश। समझ में आ गया। तो अब ये बताओ हिंदी के लिए आधार भाषा क्या होगी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश की आधेय भाषा कौन सी होगी, हिंदी, क्योंकि अपभ्रंश से हिंदी पैदा, आधार भाषा वो जिससे पैदा हो,
जिससे जन्म ले, यानी अपभ्रंश का जन्म कहाँ से हुआ, प्राकृत से, और प्राकृत से जो भाषा जन्मी वो होगी आधेय भाषा। बात समझ में आ गई। हमने दो भाषाएं पढ़ी, कौन कौन सी, आधार और आधेय। तो आधार भाषा वो भाषा होती है जिस भाषा से कोई भाषा जन्म लेती है, यानी अपभ्रंश से एक भाषा जन्म ली हिंदी, तो अपभ्रंश क्या होगी, आधार भाषा। लेकिन जन्म किस भाषा का हुआ, आधेय भाषा का, तो वो कौन सी भाषा होगी, आधेय भाषा। इतनी सी बात समझ में आ गई, हिंदी कौन सी, आधेय भाषा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।